नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जब हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमारे दिमाग में क्या आती है? कंकाल, मनुष्य का कंकाल, उसकी हड्डियां, ये दिमाग में आता है। यानी कंकाल तंत्र दिमाग में आते ही हड्डियां दिमाग में आती है। जबकि कंकाल तंत्र होता कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है। एक होता है अंत्य कंकाल तंत्र और एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र। सर, अंत्य कंकाल तंत्र तो समझ में आ गया, उसमें अपनी हड्डियां हो गई, अपने शरीर की सारी हड्डियां हो गई। कि बाह्य कंकाल तंत्र का क्या खेल है? बाह्य कंकाल तंत्र भी होता है दोस्तों, जिसमें अपने नाखून व बाल आते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र में क्या आते हैं? अपने नाखून, बाल, ये सारे किस में आते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं। तो देखिए, अंत्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र में क्या अंतर है, क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम को, कंकाल तंत्र को अच्छे से पढ़े। आ जाओ पढ़ते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। टॉपिक का नाम है स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। जिसे हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। देखो, कंकाल तंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, और एक होता है अंत्य कंकाल तंत्र। अंत्य कंकाल तंत्र। अंत्य कंकाल तंत्र में दो चीजें आती हैं। एक आती है अस्थि, जिसे हम बोन बोलते हैं, या अस्थियां कह दो, बोन्स। और एक आती है उपास्थि, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज। कंकाल तंत्र दो प्रकार का है, बाह्य कंकाल तंत्र, अंत्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र को हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, जबकि अंत्य कंकाल तंत्र को हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। बात समझ में आई दोस्तों? दो प्रकार का कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र और अंत्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र जिसे हम एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, और अंत्य कंकाल तंत्र जिसे हम एंडोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा अच्छे से? आगे चले। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आराम से नोट करो, इसको समझो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। सबसे पहला कौन सा है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। सबसे पहले कौन सा हो गया? एक्सोस्केलेटन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। अब देखो, बाह्य कंकाल तंत्र की बात करें ना, तो इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं अपने नाखून, जिसे हम कहते हैं नेल्स। इसमें आते हैं अपने बाल, जिसे हम कहते हैं हेयर, है ना। और अपने जो रोम छिद्र हैं, जो रोम छिद्र हैं, हेयर होल्स हैं, वो भी किस में आते हैं? इसी बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र में क्या हो गया? अपने नाखून बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है। अपने जो बाल हैं, शरीर पे बाल, सर पे बाल, वो किस में? बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। और रोम छिद्र हैं, रोम छिद्र, वो भी किस में आते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र में। रोम छिद्रों में मेनली क्या आ गए? रोम। जैसे कोई अचानक से घटना घटित होती है, या अपने एक्साइट होते हैं, तो अपने जो त्वचा पे बाल होते हैं, रोम होते हैं, वो क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम गूज बम्प्स बोलते हैं। बोलते हैं ना गूज बम्प्स, रोम खड़े हो गए। तो ये जो रोम है, शरीर के बाल हैं, सर के बाल हो गए, नाखून हो गए, ये सारे किस में आते हैं? रोम छिद्रों में जो रोम है, बाल हैं, शरीर के बाल और नाखून, ये किस में आते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र में। अब यहां पर एक नोट याद रखना है
कि एम्फीबियन जो होते हैं, उभयचर जो होते हैं, उनमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। अभी सर एम्फीबियन उभयचर क्या होते हैं? एम्फीबियन उभयचर आपने सुन रखा है, जैसे मेंढक हो गया। एम्फीबियन उभयचर की एक सिंपल सी परिभाषा होती है। आपको कहते हैं उभयचर क्या होता है, तो अपने दिमाग में ये आता है कि वो जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर बोलते हैं। परंतु उभयचर में कछुआ तो आता नहीं है। कछुआ पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। मगर ऐसा है, वो पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी चल सकता है, उसको तो अपने उभयचर में शामिल नहीं करते हैं। उभयचर जो एम्फीबियन होते हैं, उनकी एक्चुअल में खासियत क्या होती है? पहली खासियत होती है उनमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, और दूसरी खासियत होती है जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन की जो क्रिया होती है, वो किस में करते हैं? जल में करते हैं, पानी के अंदर करते हैं। वो जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो कहाँ पे संपन्न करवाते हैं? जल के अंदर, पानी के अंदर। तो एक नोट ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इनमें से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो उसका आंसर देना होता है उभयचर। उभयचर में आपके मेंढक आ गया, सैलामेंडर आ गया, ये उभयचर होते हैं जिनमें बाह्य कंकाल तंत्र यानी नाखून व बाल नहीं पाए जाते हैं। ये बात समझ में आई? ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो क्या बात बताई, एक नोट लिखना है अपने को। नोट में क्या लिखना है? उभयचर, जिसे हम एम्फीबियंस कहते हैं। उभयचर एम्फीबियंस में बाह्य कंकाल तंत्र जिसे हम एक्सो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र एक्सो स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि उभयचर में क्या नहीं पाया जाता है? तो बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। उभयचर के एग्जाम्पल हो गए आपके फ्रोग, जिसे हम मेंढक कहते हैं, और एक जानवर और होता है सैलामेंडर। एक जानवर और होता है सैलामेंडर। एक ऐसे समझ लो छिपकली की तरह होता है, बड़ा सारा होता है और काले काले कलर का होता है सैलामेंडर, जो भी क्या है उभयचर में आता है, जिस पर बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, अपने को पता है कि जीवों की खासियत के आधार पर उसको फाइलम में, उसको किस में डिवाइड कर दिया गया है? फाइलम में विभाजित कर दिया गया है, संघ में विभाजित कर दिया गया है। तो उभयचर किस संघ का वर्ग है? तो उसका आंसर होता है कोरडाटा। तो कोरडेटा है उसका क्या है? उभयचर है। हम मनुष्य भी किस में आते हैं? कोरडेटा में आते हैं। जंतुओं को उनकी खासियत के आधार पर क्या है? संघों में विभाजित कर दिया है, जैसे प्रोटोजोआ, एनेलिडा, ओथ्रोपोडा, मोलेस्का, ऐसे संघों में क्या है? विभाजित कर दिया। मनुष्य किस संघ में आता है? कोरडेटा में। और उस कोरडेटा संघ को समझने के लिए उसको 5 वर्गों में विभाजित कर दिया, जिसमें एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, एवीज हो गया, मेमल्स हो गया, है ना, पाइसीज हो गया, जिसे मत्स्य वर्ग, पक्षी वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ऐसे 5 वर्गों में क्या है? विभाजित कर दिया है। हम किस वर्ग में आते हैं? हम आते हैं मेमल्स में, स्तनधारी में। मनुष्य स्तनधारी में आता है। स्तनधारी वो जो बच्चों का जन्म देता है ना, स्तन पाए जाते हैं जिसमें, उसे हम क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं। तो ये जो एम्फीबियन है ये भी कोरडेटा वर्ग के हैं। मनुष्य भी कोरडेटा फाइलम का है, और ये एम्फीबियन उभयचर भी ये कोरडेटा फाइलम, कोरडेटा संघ के ही है। पर कोरडेटा संघ में किस वर्ग के हैं? तो उसका आंसर होता है ये उभयचर वर्ग के होते हैं। कौन? ये मेंढक और सैलामेंडर। ये मेंढक और सैलामेंडर उभयचर वर्ग के हैं, है ना। कोरडेटा को छोटा सा समझा देता हूं, देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। कोरडेटा जो होता है, कोरडेटा क्या है? कोरडेटा एक संघ है। एक क्या है? संघ। मनुष्य को उनकी खासियत के आधार पर, या जीवों को, जंतुओं को उनकी खासियत के आधार पर हमने उनको अलग अलग संघों में विभाजित कर दिया। जो एकदम सॉफ्ट होते हैं उनको मोलेस्का में रख दिया,
है ना, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको ऑर्थ्रोपोडा में डाल दिया। कोर्डेटा को समझने के लिए इसको हम 5 वर्ग में विभाजित कर देते हैं। 5 वर्ग यानी क्लास में अपने क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। और वो 5 वर्ग होते कौन कौन से हैं? एक होता है मत्स्य वर्ग होता है, ठीक है, जिसे हम क्लास पाइसीज कहते हैं। क्लास पाइसीज मत्स्य वर्ग। एक होता है सरीसृप वर्ग, जिसे हम क्लास रेप्टाइल कह देते हैं। एक होता है पक्षी वर्ग, जिसे हम क्लास एवीज कह देते हैं। एक होता है उभयचर वर्ग, जिसे हम क्लास एम्फीबियन कह देते हैं। और एक होता है स्तनधारी वर्ग, जिसे हम क्लास मैमल्स कह देते हैं। बात समझ में आई क्या दोस्तों? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। कोर्डेटा एक संघ है जिसको 5 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें एक वर्ग है उभयचर, जिसमें आता है मेंढक, सैलामेंडर। इनमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। और ये भी पूछा गया है कोर्डेटा वर्ग को कितने वर्गों में विभाजित किया है, कोर्डेटा संघ को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो आंसर क्या दोगे? 5। हम किस में आते हैं? मनुष्य किस में आता है? मनुष्य आता है स्तनधारी में। मनुष्य स्तनधारी में आता है ना। खरगोश हो गया, चूहा हो गया, वो स्तनधारी में आते हैं। डॉल्फिन हो गया, आपके वेल मछली हो गया, वो स्तनधारी में आते हैं। अपने जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो हम अच्छे से इसको देखेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई? एक्सोस्केलेटन सिस्टम, बाह्य कंकाल तंत्र, नाखून, बाल और अपने रोम हो गए, वो बाह्य कंकाल तंत्र में आ गए। उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। उभयचर किस संघ का वर्ग है? तो उसका आंसर होता है कोर्डेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना जो अब टॉपिक है मेनली वो अब स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं अंतः कंकाल तंत्र। जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतः कंकाल तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंडो स्केलेटन सिस्टम। अंतः कंकाल तंत्र जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडो स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, अंतः कंकाल तंत्र में आपने देखा था क्या आ रही थी? हड्डियां और उपास्थि। क्या आ रही थी? हड्डियां और उपास्थि। तो देखो इसमें क्या आ रही हैं? बोन्स, जिसे हम हड्डियां या अस्थियां भी कहते हैं। बोन्स को हड्डियां बोल दो या अस्थियां बोल दो। और एक आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जिसे हम उपास्थि कहते हैं या लचीली हड्डी भी बोलते हैं। लचीली हड्डी भी कहते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, कार्टिलेज लचीली हड्डी कौन सी? देखो ये कान है ना, कान, इसकी हड्डी देखो लचीली हड्डी, आप इसको मोड़ोगे ना ये मुड़ जाएगी आराम से। तो ये बोन नहीं है, ये क्या है? अस्थि नहीं है, ये क्या है? उपास्थि। नाक हो गया, ये क्या है? उपास्थि। ये जो अपनी ये जो श्वास नली है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, इसके ऊपर ये गोल गोल रिंग्स बनी हुई है ना, गोल गोल रिंग्स जो इसको पिचकने से बचा रही है, ये किसकी बनी होती है? उपास्थि की। तो अपने शरीर में कुछ हड्डियां ऐसी होती है जो ऐसे लचीली होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? अस्थि नहीं बोलते, उसे हम उपास्थि कहते हैं। अस्थि मतलब हड्डी हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? उपास्थि। उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। और हड्डियां जो ये मजबूत हैं वो क्या हो गई? हड्डियां हो गई, जो अपने शरीर को क्या है? ढांचा प्रदान कर रही है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, जो अंतः कंकाल तंत्र है इसका कार्य क्या है? ये देखो अपने शरीर का संतुलन बनाता है। कौन? अंतः कंकाल तंत्र। दूसरा इसका काम होता है अपने शरीर के जो कोमल अंग है, उनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? ये अंतः कंकाल तंत्र। और क्या काम करता है? और ये रक्त का निर्माण करता है।
ये कैसे सर? मैंने आपको बताया रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों में उपस्थित अस्थि मज्जा में होता है। तो हड्डियां किस में आती है? अंतःकंकाल तंत्र में। तो ये रक्त का निर्माण भी करता है। समझ में आई कहानी? तो देखो अब इनसे, बोन से और कार्टिलेज से रिलेटेड कुछ अपने अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर बोन्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। अपने शरीर में जो अंतःकंकाल तंत्र है उसमें बोन्स के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले ये जो अंतःकंकाल तंत्र है इसका कार्य देख लेते हैं। इसका क्या देखते हैं? अपने कार्य देखते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं। तो देखो ये जो अंतःकंकाल तंत्र है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? पहला काम है शरीर को संतुलन प्रदान करना, बॉडी को बैलेंस करने का काम है इसका। दूसरा, शरीर के कोमल अंगों जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स, शरीर के कोमल अंगों को, सॉफ्ट ऑर्गन्स को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। ये किसका काम होता है? ये काम होता है किसका? कंकाल तंत्र का। और रक्त जिसे हम बोलते हैं ब्लड, रक्त का निर्माण करना। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण होता है हड्डियों में उपस्थित अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। हड्डियों में उपस्थित अस्थि मज्जा बोन मैरो में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। हड्डियों में उपस्थित जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, उसमें किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। समझ में आई ये कहानी अच्छे से? इसको आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया? और कुछ अच्छा क्वेश्चन देखें। कार्य अपने ने देख लिया। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है, हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी। उसका आंसर क्या होता है? ओस्टियोलॉजी। और एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो उसका आंसर होता है लगभग 300 बोन्स हैं, 300 हड्डियां पाई जाती है। किसमें? एक स्वस्थ मनुष्य में। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। और एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 300 हड्डियां। अच्छा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये जो 300 हड्डियां हैं ये नवजात शिशु है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 300 हड्डियां। जबकि एक स्वस्थ मनुष्य होता है ना, स्वस्थ मनुष्य, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 बोन्स पाई जाती है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, बोलने में थोड़ी गलती हो गई। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। जबकि नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी, जो नया बच्चे का जन्म हुआ है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 300 हड्डियां होती है। वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो हड्डियां कम होती है ना। फिर एकदम स्वस्थ होता है, जैसे अपन है, अपने में कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है कि उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो अस्थि की बात हो गई। अब बात आती है उपास्थि, कार्टिलेज।
उपास्थि का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होता है कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी उपास्थि का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी। ठीक है। और उपास्थि जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उपास्थि, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट उपास्थि का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी। और उपास्थि जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन आएगा, अस्थियां या हड्डियां जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं, अस्थियां या हड्डियां हैं वो जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं उन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर होता है ओस्टियोसाइट। उनको कहते हैं ओस्टियोसाइट। क्या बात बताई दोस्तों? वापस से सुनो। उपास्थि का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी। उपास्थि जो लचीली हड्डी है जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी है उनको कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। अस्थियां या हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। और ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी है उनको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 300। और एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। स्वस्थ मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? आगे चलें। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अपने शरीर में मांसपेशियां, मसल्स कितनी पाई जाती है? मसल्स, मांसपेशियां कितनी होती है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया। अपने शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां, मसल्स पाई जाती है? तो उसका आंसर होता है 639, 639। कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639, 639। ठीक है। अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो उत्तक होता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो उत्तक है, टिश्यू है, उसे क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले उत्तक टिश्यू को हम बोलते हैं टेंडन। क्या हम बोलते हैं? टेंडन कहते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो उत्तक है, टिश्यू है, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टेंडन। ठीक है। और अब यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो उत्तक होता है, टिश्यू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले उत्तक को बोलते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। देखो दोस्तों, बात सुनो। मान लो किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? हड्डी को हाथों हाथ ठीक कर देता है? नहीं। जहां से टूटी है, मान लो ये हड्डी कहीं से टूटी है, उस जगह पे लाके वापस फिक्स करके ऊपर क्या कर देता है? प्लास्टर कर देता है। और कुछ क्लिप लगाने की जरूरत हो तो वो भी लगा के ऊपर क्या कर देगा? प्लास्टर कर देगा। हड्डी टूटना एक घटना है ना? कैसी घटना? वो हमारे गलती के द्वारा हो सकती है,
कि किस्मत खराब हो सकती है, मान लो चलते चलते सीढ़ियों से गिर गए, पैर की हड्डी टूट गई। दो पशु लड़ रहे हैं, अंदर आके घुस गए, अपनी हड्डी टूट गई। गाड़ी से गिर गए, हड्डी टूट गई। लेकिन हड्डी का जुड़ना जो है ना, वो एक प्राकृतिक क्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हड्डियां आपस में जुड़ती हैं लिगामेंट से। डॉक्टर का काम क्या होता है, जहां से हड्डी टूटी है वहां लाके फिक्स करना और ऊपर प्लास्टर कर देना। अब एक निश्चित समय के बाद वो लिगामेंट बनेगा, वो लिगामेंट उस हड्डी को जोड़ेगा और अपनी हड्डी जुड़ जाएगी। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? लिगामेंट होता है। लिगामेंट को बनने में मदद करने के लिए, अच्छे से बने, इसलिए डॉक्टर अपने को मेडिसिन दे देते हैं, कैल्शियम की गोलियां दे देते हैं, है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें देते हैं ताकि लिगामेंट प्रॉपर बनता रहे। तो हड्डी जुड़ने में महीना भर भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाता है, कभी कभी 6-6 महीने, साल भर भी लग जाते हैं, है ना। तो देखो, हड्डी का टूटना एक घटना घटित हो सकती है, लेकिन हड्डी का जुड़ना एक प्राकृतिक क्रिया है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। जबकि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंडन। उसे हम क्या बोलते हैं? टेंडन। और अपने शरीर में मांसपेशियां होती कितनी हैं? 639। और इन मांसपेशियों का काम क्या है? अपने हड्डियों को मूवमेंट देना। ये जो मैं गति दे रहा हूँ ना, मान लो ये हाथ ऐसे कर रहा हूँ, अपना शरीर मूवमेंट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? मांसपेशियों के कारण हो रहा है, मसल्स के कारण हो रहा है। तो मांसपेशियां ही अपने हड्डियों को, बोन्स को क्या है? गति प्रदान करती है, मूवमेंट देती है। तो मांसपेशियां क्या करती है? अपनी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, उनको मोमेंट, उनमें जो गतिविधियां हैं, उनमें जो मोमेंट है, जो गतिविधि है, जो मोमेंट्स हैं, जो गतिविधियां हैं, वो प्रदान कौन करेगी? ये मांसपेशियां। यहां तक कहानी समझ में आई? इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। यहां तक लिखा? अब देखो, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपने ने अब तक पढ़े हैं, तो चलते एग्जाम में आ जाते हैं। अब देखो, अपना टॉपिक चल रहा है अंत्य कंकाल तंत्र। क्या चल रहा है? अंत्य कंकाल तंत्र। और इस अंत्य कंकाल तंत्र में अपने पढ़ रहे हैं हड्डियां, जिसे हम पढ़ रहे हैं बोन्स। अंत्य कंकाल तंत्र, और उस अंत्य कंकाल तंत्र में चल रही है हड्डियां, बोन्स। और इसको मैं 2 भागों में बांटता हूं। अंत्य कंकाल तंत्र भी 2 भागों में है। कैसे? एक बढ़िया सा डायग्राम सिंपल सा बनाते हैं। देखो, ये मान लो कोई मनुष्य है, ठीक है सर? थोड़ा मनुष्य अच्छा बनाओ, चलो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये मान लो कोई मनुष्य है, ये उसका पैर है, ये उसके कान हैं, ये उसके बाल हैं, ये उसकी आंखें हैं, और ये मुस्कुरा रहा है। मान लो ये मनुष्य है। तो इसके जो कंकाल तंत्र है ना, अंत्य कंकाल तंत्र, उसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या आएगा? उसके ये खोपड़ी की हड्डियां और ये जो रीढ़ की हड्डी है वो किस में आ जाएगी? अक्षीय कंकाल तंत्र में आ जाएगी। अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या आ गया? ये अपना सर आ गया, ये अपनी छाती की हड्डियां हो गई, और पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, कैसरुकदंड है, ये किस में आ गई? अक्षीय कंकाल तंत्र में आ गई। और उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या आ जाएंगे? हाथ की हड्डियां, दोनों हाथों की हड्डियां, पैरों की हड्डियां, कंधों की हड्डियां, और ये इधर हिप बोन, जिसे हम कुल्ले की हड्डी बोलते हैं, ये किस में आ जाती है? ये उपांगीय कंकाल तंत्र में आ जाती है। आई बात समझ में दोस्तों? तो देखो, कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या है कंकाल तंत्र? एक तो होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसे हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन
सिस्टम। दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती है? 80। और उपांगीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती है? 126। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां हो गई? 200। कितनी हड्डियां हो गई? 206। कितनी हड्डियां हो गई? 206। अच्छा, फिर क्वेश्चन बनता है, ये जो अक्षीय कंकाल तंत्र है इसमें आएगा क्या क्या? इसमें आएगा आपके स्कल, जिसे हम बोलते हैं खोपड़ी। स्कल जिसे हम बोलते हैं खोपड़ी। और इसमें आएगा बोन्स ऑफ चेस्ट, जिसे हम कहते हैं छाती की हड्डियां। ठीक है। और एक आएगा आपके इसमें वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम कहते हैं कैसेरुक दंड। जिसे हम क्या बोलते हैं? कैसेरुक दंड। ये कितनी होती हैं? 26 होती हैं। ये कितनी होती हैं? 25 होती हैं। और ये कितनी होती हैं? 29 होती हैं। कितनी होती हैं? 29। अब इन टोटल अगर हम इनको काउंट करेंगे तो कितनी आएंगी? 80 आएंगी। कितनी आएंगी? 80। और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम है इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें अपने हाथ हो गए, और दोनों हाथों को, हैंड को मिलाकर जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 60। अपने पैर हो गए, जो लेग्स हैं, लेग है ना, उनमें मिला के हड्डियां, दोनों पैरों में मिला के हड्डियां होती हैं 60। अपने कंधे हो गए, कंधे जिन्हें हम शोल्डर कहते हैं, शोल्डर। शोल्डर में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 4। और एक हो गई कुल्ले की हड्डी, कुल्ले की हड्डी, जिसे हम हिप बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप बोन। ये कितनी होती हैं? तो उसका आंसर होता है 2। तो देखो टोटल कितनी हो गई है? 60, 60, 120, 4 124 और 2 126। और इधर ये टोटल कितनी हो गई? 80। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों, ये मैंने अभी आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है एक, कि अपना जो अंत्य कंकाल तंत्र है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। जिसमें अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें अपनी खोपड़ी आ गई, अपनी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम आ गई और छाती की हड्डियां आ गई, वो अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है। और अपने हाथ, पैर, कंधे और कूल्हे की जो हड्डियां होती हैं वो किस में आती हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है। उपांगीय कंकाल तंत्र में कुल हड्डियां होती हैं 126, जबकि अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 80, है ना। और कौन कौन सी स्कल? खोपड़ी में कितनी होती है? 29। बोन्स ऑफ चेस्ट, छाती की हड्डियां, जो छाती है, छाती कर लेना इसको, छाती की जो हड्डियां हैं वो कितनी होती हैं? छाती की जो हड्डियां हैं वो कितनी होती हैं? 25। और वर्टिब्रल कॉलम जो कैसेरुक दंड है, पीछे रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितने? 26। हाथ में 60, पैर में 60, कंधे में 4 और कूल्हे की हड्डी कितनी हो गई? 2। ये आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं, कौन कौन सी है, और कुछ इंपॉर्टेंट हड्डियों के नाम भी पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। अब अच्छे क्वेश्चंस क्या हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बोन से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो उसका आंसर होता है कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, और उसका नाम होता है स्टेपीज। क्या नाम होता है? स्टेपीज।
स्टेपीज जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी है और कहाँ की हड्डी है, तो उसका आंसर होता है कान की हड्डी है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। क्या नाम है उसका? फीमर। और किसकी हड्डी है ये? तो उसका आंसर होता है जांग की हड्डी। किसकी हड्डी है? जांग की हड्डी, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? थाई बोन। ठीक है, दो क्वेश्चन समझ में आए। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, नाम क्या है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी जो पैर में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थाई बोन भी कहते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? सबसे छोटी बड़ी हो गई। अब बात आती है सबसे मजबूत हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो उसका आंसर होता है फीमर, जो कि अपने जांग की हड्डी है, और मैंडिबल। मैंडिबल जो कि कहाँ की है? जबड़े की हड्डी है। कहाँ की है? जबड़े की हड्डी। मैंडिबल, जबड़े की हड्डी सबसे बड़ी। अब पेपर में ना क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे कुछ किताबों में मैंडिबल जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत बताई गई है, कुछ में फीमर। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, तो अपने को अटेंड कैसे करना है? मान लो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए हो, तो प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता किसको दोगे? फीमर को। और दूसरी प्राथमिकता किसको दोगे? मैंडिबल को। अगर मैंडिबल नहीं है तो फीमर की तरफ जाना है, और फीमर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो किसकी तरफ जाओगे? मैंडिबल। मैंडिबल किसकी होती है? जबड़े की हड्डी होती है, जो सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। जो जबड़े की हड्डी है सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, इसे हम मैंडिबल। और फीमर, जांग की जो हड्डी है पैरों में, वो भी सबसे मजबूत होती है। दोनों में मजबूत कौन है? फीमर। ठीक है, पेपर में फीमर को प्राथमिकता देनी। अगर फीमर ऑप्शन में नहीं हो तो अपने को किसकी तरफ जाना होता है? अपने को जाना होता है मैंडिबल की तरफ। फिर आता है सबसे कमजोर हड्डी। सबसे जो कमजोर हड्डी है, सबसे कमजोर हड्डी वो किसकी है? तो वो होती हैं पैरों की अंगुलियां। पैरों की अंगुलियां जो हैं वो सबसे कमजोर हड्डी में आती हैं। पैरों की जो अंगुलियां हैं वो सबसे कमजोर हड्डी में क्या है? आती है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। 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 नोट करो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो, चार अच्छे क्वेश्चन देखें। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, दूसरे नंबर पर मैंडिबल जबड़े की हड्डी, और सबसे कमजोर हड्डी होती है पैरों की अंगुलियों की हड्डियां, जिन्हें हम बोलते हैं फैलेंजेस। तो आज के लेक्चर में हमने स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र से कुछ बेसिक बातें सीखी हैं। अब इनकी जो स्टडी है, डिटेल स्टडी है कि भाई खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डियां हैं, अपने छाती में कौन कौन सी हड्डियां हैं, पैरों में कौन कौन सी, हाथों में कौन कौन सी हड्डियां हैं, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ें, तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।